हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के आज का कारोबार अगर हम देखें तो आज निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद 16,615 और 16,220 तक के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पर लेकर चलता रहा तकरीबन 1:40 के आसपास। उसके बाद जो गैप अप ओपनिंग दी थी वो आपको ख़त्म होती हुई दिखाई दी और 1-1.25% के आसपास वहाँ से आपको करेक्शन आती हुई दिखाई दी, जिस करेक्शन को बाद में फिल कर दिया गया और बाद में बाइंग लौटी और इसके अंदर जो क्लोजिंग हुई वो 16,594.90 के लेवल पर आपको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है बिकॉज की कंडीशंस जो हैं वो अभी करेक्ट नहीं हुई है, जिन कंडीशंस की वजह से मार्केट ने फॉल दिखाया था। टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आती हुई सुनाई दी जिससे पता लगा कि शायद ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है, ये अब थम सकता है। ब्रेंट यानी कच्चा तेल जो है उसकी कीमतों में जो ज़बरदस्त उछाल आया था उसके बाद वहाँ से कुछ राहत फौरी तौर पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज हिंदुस्तान में यानी अपने देश में 5 स्टेट के इलेक्शंस का रिजल्ट आया, जिसमें बीजेपी जो है वो 4 स्टेट के अंदर आपको विनिंग करती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको मार्केट ने एक इन सभी चीज़ों का मिला जुला रूप कह सकते हैं कि आज मार्केट में आपको 1.53% जो है वो उछाल देखने को मिला निफ्टी के अंदर। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि हमेशा आप लोगों को ये बताते हैं कि मार्केट गिर रही है, ऐसे में आप जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक हैं उसके अंदर आपको निवेश करना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं तो ये सही लेवल है जहाँ पर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ शेयर्स हैं जिसके अंदर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा फॉल आ सकता है और पता नहीं रिकवरी कब लौट कर आने वाली है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसमें रिकवरी लौटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो पैसा फंसाने से बेटर है कि आप चीज़ों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करें। बात कर रहे हैं बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक के बारे में आप लोगों को जो ब्रीफ है वो मैं कर देता हूँ कि बंधन बैंक बेसिकली 2015 में इसको बैंकिंग का लाइसेंस मिला था। कोलकाता इसका हेड ऑफिस है, जहाँ से ये अराउंड 36 स्टेट के अंदर आपको काम करता हुआ नज़र आता है। बैंक के पास 5,600 से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट हैं और बेसिकली ये स्मॉल स्केल फिनेंस करता है बंगाल और उड़ीसा के एरिया में। बट इस स्टॉक के अंदर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये बैंकिंग स्टॉक बार बार आपको कमजोरी दिखा रहा है। आज जब बैंकिंग स्टॉक थोड़ी रौनक में लौटे थे उसके बावजूद आपको फिर से इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली और गिरावट लेके ये दिन के न्यूनतम स्तरों पर बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर इसने 265.15 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगर एक दिन का रिटर्न देखें तो माइनस में 0.60, 5 दिन का रिटर्न देखें तो माइनस में 3%, एक महीने का रिटर्न देखें तो माइनस में 17%, 6 महीने का रिटर्न देखें तो माइनस में 7%, वहीं एक साल का भी रिटर्न देखें तो माइनस में 25% का रिटर्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और 5 साल का रिटर्न देखें तो 43% और मैक्सिमम में भी अगर हम देखें तो 43% का रिटर्न है, बिकॉज ये 2018 से आपको ये मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। तो लगातार आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारी जगह पे आपको इस तरह के सजेशन मिलेंगे कि इस समय ये बहुत करेक्ट लेवल पर आ गया है और यहाँ से आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। बट ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो सभी सजेशंस जो है वो आपको ट्रेडिंग पर्पस से दिए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो माइट भी आप लोगों को मैं भी ये सजेशन दे सकता हूँ कि चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आपको 266 का जो लेवल है, 260-66 रुपये का जो लेवल है, उसके ऊपर ये 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से अब आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और ये अपसाइड मूव मान के चलिए 300, 350, 400 रुपये तक भी एक बार शायद चक्कर काट कर वापस
आ जाए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसी लेवल को इसका स्टॉप लॉस मान के इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और तकरीबन 300-400 रुपए तक के लेवल्स ही आपको दिखा भी सकता है। लेकिन उस दिखाने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन जो है वो यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिन बातों को लेकर ये कहा जा सके कि अब इसके बाद टेक्निकली बस ये यहाँ पर इस समय प्लेस है कि यहाँ से आपको एक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटली अगर आप कहें कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स भी है जो इसको सपोर्ट कर कर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो फिलहाल कोई फंडामेंटल्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आरएसआई आप देखेंगे तो 25 के आसपास है, यानी कि बिल्कुल अपने बॉटम को टच किया हुआ है। तो यहाँ से टेक्निकली एक रिवर्सल जो है वो आपको शायद आता हुआ दिखाई दे जाए। तो अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर इस लेवल पर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि बिल्कुल इसने बॉटम टच किया हुआ है। लेकिन अगर ये यहाँ से मार्केट के सेंटिमेंट्स और बिगड़ते हैं या कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर ये फर्दर इस 260 रुपए के लेवल को 250 रुपए के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है और वहां पे सस्टेन कर जाता है, तो फिर उस आपको इसके अंदर 150 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं या शायद उससे भी बड़ी गिरावट आपको बंधन बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने हायर लेवल पर इसको कहीं लिया हुआ है तो सजेशन यही रहेगा कि आप अगर इसके अंदर कोई आपको उछाल देखने को मिले तो वहां पर अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लीजिए। बाद में अगर आपको मौका मिलता है और कंडीशन सुधरती है, सारे पैरामीटर सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो अगर आपको चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर आप वापस से इसके अंदर ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। बट अभी के लिए इसके अंदर कोई एज सच इंडिकेटर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, सिवाय कि एक मैकडी के अंदर ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पर या ये आप मान के चलिए कि ये जो लेवल है ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है टाइम बिंग के लिए, बट दैट्स प्योरली टेक्निकल। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। 42,830 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, बट वहीं आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो डेट है वो 94,000 करोड़ का है। तो जितनी मार्केट कैप है उससे बड़ा तो इसके ऊपर डेट है। करंट प्राइस है 266 रुपए, 230 रुपए का लो बनाया था तो अपने लोस के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 371 का हाई बनाया था तो आप देख सकते हो ऊपर से कितना ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका है। पी इसका नज़र ही नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री पी 16.7 है और सिंगल डिजिट में आपको इसका कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 7.87% इसका कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न नज़र आ रहा है। वहीं आरओई कुछ हद तक ठीक है, 13.5% डबल डिजिट के अंदर रिटर्न दे रहा है। अगर इक्विटी इसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं तो उस पर 14% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। डिविडेंड बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट है, 0.38% वहाँ पे हमें डिविडेंड देखने को मिलता है। हाँ, स्टॉक जो है उसमें अभी बोनस या स्प्लिट कुछ नहीं हुआ है तो 10 रुपये की फेस वैल्यू जरूर हमें यहाँ देखने को मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग 40% है और ये एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये 40% क्यों है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.47 है तो डबल की वैल्यूएशन पे काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, फिर भी इसकी वैल्यूएशन जो है डबल है। तो यहाँ से भी आपको ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही शायद आता हुआ ना दिख जाए, तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को सतर्क रहने के लिए बोल रहा हूँ। चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है और अपने 50 डीएमए 200 डीएमए से बहुत नीचे काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और रिकवरी की भी एज सच कोई बड़ी चांसेस यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग जो इनकी निकल कर आ रही है उसके अंदर 2626 करोड़ की एक अदर इनकम है, क्योंकि कोर स्ट्रेंथ को ही आप इनकम के अंदर काउंट करते हैं। कोर इनकम को इनकम के अंदर काउंट करना चाहिए। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स 42%, जिसकी वजह से आपको इस शेयर के अंदर इतना फॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट आता भी है तो प्रमोटर ही अगर अपनी
अपनी शेयर सेल करके भागेगा तो बिल्कुल राणा कपूर वाली कंडीशन बनती हुई नजर आएगी। बट इस बैंक के साथ एक पॉइंट है कि ये बैंक जो है स्मॉल फिनेंस करता है, तो ये बेसिकली बड़े कॉर्पोरेट लोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन स्मॉल फिनेंस के अंदर भी वो पैसा वापस आता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी इस बैंक को लेकर आते हैं, क्योंकि ये जिन आदिवासियों को या जिस तरह के लोगों को ये लोन देते हैं वहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, और बाद में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो लोन जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं, और इंटरेस्ट पोर्शन तो बिल्कुल ही डूब जाता है। हाँ, उस माफ़ करने के चक्कर में कभी कुछ रेवेन्यू या आप प्रिंसिपल थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वो वापस आ जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में कंप्लीटली इस बैंक को लॉस सफ़र करना पड़ता है। अब हम बात करें रेवेन्यू पोर्शन की, तो आप जानते हैं कि बैंक जो लोन देता है उसके ऊपर जो ब्याज लेता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और जो बैंक डिपॉजिट्स लेता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को देता है उसको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेट में जो फिनेंस प्रॉफिट होता है, अगर फिनेंस प्रॉफिट की बात करें तो 432 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। लास्ट दिसंबर से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा, 283 से 432, तो आपको एक रिकवरी यहाँ से लगता है ऐसा देखने में कि आपको यहाँ से ये बैंक जो है ये रिकवर कर जाएगा, क्योंकि लगातार 3 क्वार्टर में आप फिनेंस लॉस देख रहे थे, वहां से वापस ये प्रॉफिट में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बट जब तक ये प्रॉफिट में पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं आ जाता है, जब तक ये 2, 3, 4 क्वार्टर प्रॉफिट नहीं देख लेता है, तब तक आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिलने वाली है। लगातार ये गिरावट देख सकता है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहां आपको अच्छा जंप देखने को मिल रहा है कि 845 करोड़ से 1144 करोड़, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे कि 712 करोड़ की अदर इनकम भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 633 करोड़ से आपको नेट प्रॉफिट जो है वो 860 करोड़ के आसपास होता हुआ दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि ये जो है ये इम्प्रूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, बट ये इम्प्रूव हो जाएगा उसके बाद ही आप इससे कोई बड़ी उम्मीद रखें। अदरवाइज जिस तरह की पोजीशन बनती नजर आ रही है, और ये पोजीशन क्यों बोल रहा हूँ, ये पोजीशन बोलने के पीछे का रीजन है कि अगर आप इसका ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो अभी भी 11% के आसपास का इसका ग्रॉस एनपीए रुका हुआ है, और नेट एनपीए जो है वो 3% के आसपास है, जो कि लास्ट दिसंबर 2020 ओनली 0.26% था। तो एक बड़ा एनपीए परसेंटेज जो है वो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर दबाव आता हुआ दिख सकता है। और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए हैं, तो अगर 1-2 क्वार्टर आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है और आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो माइट भी ये आपको 150 रुपये तक के लेवल को टच कर वापस जाता हुआ दिखाई दे। अगर आप उस लेवल पर इसको होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको होल्ड इसको करना चाहिए। रेवेन्यू अगर हम देखें तो जो चीज़ टेंशन यहाँ बढ़ाती है वो है कि रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कि रेवेन्यू आपको 12,524 लगातार आपको रेवेन्यू इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13,000 करोड़ तक की रेवेन्यू जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती है, ऐसे एस्टिमेशन है। फिनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखें तो एक बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जिस चीज़ को मैं यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च 22 का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको इसके फिनेंसिंग प्रॉफिट में बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। वहीं आप देखेंगे कि एक अदर इनकम 2627 करोड़ की ऐड होने के बाद भी आपको यहाँ पर 2200 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, देन टैक्स की क्या एडजस्टमेंट रहेगी, बट अभी तक का एस्टिमेशन है कि तकरीबन 1600 करोड़ 1700 करोड़ का नेट लॉस
यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये पहले ही आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें सावधान हो जाना चाहिए। ये एक फॉलिंग नाइफ की तरह बिहेव कर सकता है और ऐसे में आप लोग कोई बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। शेयर कैपिटल की बात करें तो आप शेयर कैपिटल देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है 1195 से लेकर 1611 करोड़ की शेयर कैपिटल हो गई है। शेयर कैपिटल का बढ़ना मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदारी और ज़्यादा इंक्रीज होना, उसके पीसेस जो हैं वो और ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ जाती है। रिजर्व की बात करें तो बैंक भले ही अपना रिजर्व बढ़ा रहा हो, रिजर्व आपको बढ़ते हुए दिख रहे हो कि 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के रिजर्व बढ़ गए, बट वहीं आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी देखेंगे तो 24,000 करोड़ से बढ़ते हुए वो अब तकरीबन 95,000 करोड़ की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बुक्स में रेडी हो रही है। उसके साथ साथ ही फिक्स्ड एसेट्स देखेंगे तो 500 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हमें इनके बुक्स में नज़र आ रहे हैं और उसके बाद कोई बड़ी फिगर्स यहाँ पर नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 25,155 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स भी बैंक ने की हुई हैं। अब एक और बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों को बताना जरूरी है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र डालें तो 82% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी और प्रमोटर ही अपना स्टेक जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे सेल ऑफ कर रहा है और अभी 39.99% है। फॉर अ चेंज अगर आप देखें तो ऐसी कंडीशन में एफआईआईज अपनी होल्डिंग्स जो है वो इसके अंदर इंटैक्ट रखे हुए हैं 35% के आसपास, 34-35% के आसपास। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर नज़र आती है कि एफआईआईज को इसके अंदर ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि वो इसके अंदर पैसा बनाकर अभी भी इसके अंदर पैसा अटका कर रखे हुए हैं। तो अगर किसी तरह एफआईआईज की वजह से ही अगर आपको इसके अंदर कोई तेजी आती हुई दिखाई दे जाती है या ये आपको ऊपर के लेवल पर मौका मिलता है तो आप इसके अंदर अपनी पोजीशन जरूर से हल्की कर रहे हैं। डीआईआईज ने इसके अंदर अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर ली है और 2.50 से 1.94% पर आ गया है और पब्लिक के पास इसके 23.47% शेयर हैं और जिसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें एलआईसी का पैसा लगा हुआ है और एलआईसी और एचडीएफसी इन दोनों का इसके अंदर स्टेक है 10% और 4% के आसपास। तो इन दोनों ने इसके अंदर जरूर इनको लोन दिया होगा जो बाद में आप यहाँ पर इसके इक्विटी का स्टेक इन लोगों ने ले लिया है और इस वजह से ये आपको ये बड़ी परसेंटेज जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी जो आपको लोन की बड़ी फिगर 1 लाख करोड़ के आसपास की लोन की बड़ी फिगर नज़र आ रही है वो एचडीएफसी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आई होगी और डेफिनेटली वो ही आपको इक्विटी में कन्वर्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल सिनारियो ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर चलने वाले हैं और फ्यूचर में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक्सपेक्टेशन है तभी आप इस शेयर के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए बने रहिए। बाकी आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को फिर से एनालाइज कीजिए और इसके बाद ही इस शेयर के बारे में कुछ डिसाइड कीजिएगा। होपफुली वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।